हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स, कपास और जूट हैं और गन्ना, शुगर केन और चाय कॉफ़ी के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स। रेशेदार फसलें वो होती हैं जिनसे हमें कपड़ा, थैला, बोरा और अन्य प्रकार का सामान बनाने के लिए रेशा मिलता है। जो हमें रेशा प्रदान करती हैं वो रेशेदार फसलें होती हैं। तो ऐसी दो फसलें हैं, कपास और जूट। तो भारत में कपास और जूट दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नंबर 1, कपास। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। भारत में छोटे रेशे वाली और लंबे रेशे वाली फसलें कपास को अमेरिकन कपास कहते हैं और छोटे रेशे वाली कपास को भारतीय कपास कहते हैं। ये दोनों प्रकार की कपास भारत में पैदा होती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास को नरमा कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी भाग जो भारत का है उसमें जो कपास पैदा होती है उसे अमेरिकन कपास को नरमा कहा जाता है। और कपास पर फूल आने के समय आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए, बगैर बादल के होना चाहिए। और भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे चीन है और उसके बाद भारत का दूसरा स्थान आता है कपास के उत्पादन है। देश के समस्त बोए गए अक्षेत्र के लगभग 4.7% अक्षेत्र पर कपास बोया जाता है। जितने भी अक्षेत्र पर जो फसलें बोई जाती हैं उसके 4.7% अक्षेत्र पर कपास बोया जाता है। अब भारत में कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान है और पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र है। और दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु है। ये सब भागों में कपास पैदा होती है। और महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाने के कारण भी सबसे ज़्यादा कपास पैदा होती है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा पैदा होती है और ये इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। उसके बाद आते हैं हम जूट। जूट का प्रयोग मोटे कपड़े बनाने के काम में आता है, थैला बनाने, बोरा बनाने और अन्य सजावटी सामान बनाने के लिए जूट का उपयोग किया जाता है। जूट सबसे ज़्यादा जो पैदा होता है वो पश्चिमी बंगाल में होता है और पूर्वी भागों में ये एक तरह से व्यापारिक फसल है। और भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादित करता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जूट अगर कहीं पाया जाता है तो वो पश्चिमी बंगाल है। तो पश्चिमी बंगाल भारत का 75% जूट उत्पादित करता है। सबसे ज़्यादा जो जूट पैदा होता है वो आपका पश्चिमी बंगाल में होता है। और उसके बाद जो दूसरे राज्य हैं वो बिहार और आसाम है। इन क्षेत्रों में जूट पैदा होता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र पर आधे % पर जूट बोया जाता है, मतलब 1% से भी कम भाग पर भारत के जूट बोया जाता है। उसके बाद आता है गन्ना। गन्ना को शुगर केन भी कहते हैं। तो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है और गन्ने की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रम अलग अलग से चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम तापमान। तो गन्ने की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है? तो गन्ने की खेती के लिए ऊंचे तापमान की ज़रूरत होती है। जैसे चावल की खेती के लिए अधिक तापमान की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही गन्ने की खेती के लिए भी अधिक तापमान की ज़रूरत पड़ती है। इसकी खेती के लिए सामान्यतः 20 से 25 डिग्री तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री तक के तापमान होना चाहिए। मगर पाला जो होता है गन्ने के लिए बहुत हानिकारक होता है। अगर पाला पड़ जाए तो गन्ना बिल्कुल डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो पाले से गन्ने को बचना चाहिए और जब पाला पड़ जाएगा तो गन्ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आता है वर्षा। वर्षा मतलब पानी। गन्ने के लिए काफ़ी मात्रा में बारिश की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। चावल की खेती के लिए भी
पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसको ये गन्ना और चावल की खेती दोनों के लिए लगभग एक सी भौगोलिक दशाएं की आवश्यकताएं होती है। तो गन्ने की खेती के लिए भी काफ़ी बारिश की ज़रूरत होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर पानी जो है बारिश की आदर्श माना जाता है। अगर किसी क्षेत्र में पानी कम हो रहा है तो वहाँ सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। सिंचाई का मतलब कुओं से, तालाबों से, झीलों से, नदियों से, नहरों से अगर पानी दे दिया जाए, अगर कम उस क्षेत्र में पानी कम पड़ रहा है, ये गन्ने की खेती के लिए कम पड़ रहा है, तो इन क्षेत्रों में कुओं से, तालाबों से पानी दे दिया जाए तो पानी की कमी को पूरा कर लिया जाएगा और इसे ही सिंचाई कहते हैं। और सिंचाई से ही गन्ने की पैदावार अच्छी हो सकती है अगर उस क्षेत्र में पानी की कमी है। उसके बाद आता है मिट्टी। गन्ने की खेती के लिए नमी युक्त, उपजाऊ और गहरी दोमट मिट्टी की उपयोगी होती है। तो नमी होना चाहिए, मिट्टी के अंदर नमी होना चाहिए और मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। और दोमट मिट्टी तो बहुत ही अच्छी होती है। और लावा मिट्टी भी गन्ने की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। लावा मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। जब लावा निकलता है और वो ठंडा हो जाता है तो उस चट्टान के टूटने से जो मिट्टी बनती है वो लावा काले रंग का होता है, इसीलिए जो मिट्टी बनती है वो भी काले रंग की होती है, इसीलिए उसको काली मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी गन्ने की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है, बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आता है श्रम। श्रम का मतलब मेहनत। गन्ने की खेती के लिए काफ़ी मात्रा में मानवीय मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। आदमी ज़्यादा चाहिए काम करने के लिए और बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुआई से लेकर जब बोना शुरू करते हैं गन्ने को, कटाई होती है और उसके बाद वो जो गन्ना मीलों तक ले जाने के लिए ज़्यादातर काम हाथों से करना पड़ता है। मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसमें हाथों से काम करना पड़ता है। तो आदमियों की और मेहनत की इसमें ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो विश्व में अगर बात करें, दुनिया में अगर बात करें गन्ना उत्पादक राष्ट्रों में, तो भारत का नंबर ब्राज़ील के बाद दूसरा है। ब्राज़ील का पहला नंबर गन्ना उत्पादक में आता है, गन्ना पैदावार में, और उसके बाद भारत का नंबर दूसरा आता है। तो भारत में विश्व का लगभग 19% गन्ना उत्पादित किया जाता है। और भारत में कौन से राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, ये भारत के महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक राज्य है। सबसे ज़्यादा गन्ना इन्हीं राज्यों में पैदा होता है। और उत्तर प्रदेश में तो देश का लगभग 40% गन्ना प्रतिवर्ष पैदा होता है। उत्तर प्रदेश तो सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। और इसमें चीनी भी, जहाँ जिस राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा हुआ, चीनी भी सबसे ज़्यादा पैदा बनेगी, क्योंकि चीनी मिलें भी उसी क्षेत्र में ज़्यादा होंगी जहाँ गन्ना पाया जाएगा। उसके बाद आती है आपकी चाय और कॉफ़ी। ये दोनों बीवरेजेस क्रॉप्स कहते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, पीने वाले होते हैं, जो घरों के अंदर आमतौर से पिए जाते हैं। आप देख ही सकते हैं भारत के अंदर चाय हर घर में सुबह शाम दोपहर चाय पीते हैं। तो चाय और कॉफ़ी का भी चलन भारत में काफ़ी पाया जाता है। तो विश्व के चाय उत्पादक राष्ट्रों में भारत का नंबर चीन के बाद दूसरा है। सबसे ज़्यादा जो चाय पैदा होती है वो चीन में होती है, इसके बाद भारत में पैदा होती है। और भारत में प्रतिवर्ष विश्व की लगभग 28% चाय उत्पादित की जाती है। बहुत चाय भारत में पैदा की जाती है और पी भी जाती है ज़्यादा। हर आने वाले मेहमान के लिए भी चाय पिलाई जाती है उसको भी। इसका इस्तेमाल पेय पदार्थों के रूप में किया जाता है, पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आसाम राज्य में देश का 50% से ज़्यादा चाय प्रतिवर्ष उत्पादित की जाती है। आसाम राज्य में सबसे ज़्यादा आसाम टी का नाम चाय के बारे में भी आपने सुना होगा। सबसे ज़्यादा जो चाय पैदा होती है वो आपकी आसाम में पैदा होती है। और बंगाल, पश्चिमी बंगाल में भी देश की लगभग 25% चाय प्रतिवर्ष पैदा होती है। और अगर हम बात करें दक्षिणी भारत की, तो चाय नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों के निचले ढाल तमिलनाडु और केरला में भी पैदा की जाती है। तो चाय एक प्रमुख फसल है और एक इस्तेमाल पेय पदार्थ के रूप में पीने के इस्तेमाल में की जाती है। उसके बाद आती है कॉफ़ी। इसको हिंदी में कहवा भी कहते हैं, ये कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी की 3 किस्में होती हैं, अरेबिका, रोबस्टा
तथा लिबेरिका। और कमाल की बात यह है कि तीनों की तीनों ये भारत में ही उगाई जाती है। मगर सबसे ज्यादा जो कॉफी की किस्म जो पैदा की जाती है भारत में, अरेबिका, ये काफी मात्रा में भारत में पैदा की जाती है। और भारत में विश्व के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 3.7 भाग पर उत्पादित किया जाता है। यानी कि जितना कॉफी का उत्पादन होता है उसका 3.7 भाग भारत में पैदा किया जाता है कॉफी का। और विश्व के काफी उत्पादक राष्ट्रों में भारत का छठा स्थान है। छठे नंबर पे भारत का काफी उत्पादक देशों में भारत का छठे नंबर है, छठा नंबर पाया जाता है। और कौन से राज्य में भारत के सबसे ज्यादा कॉफी पाई जाती है? वो है कर्नाटक। कर्नाटक सबसे आगे है, जो कॉफी उत्पादन में सबसे आगे, कॉफी की पैदावार में सबसे आगे है, जहां प्रतिवर्ष भारत की 2/3 से ज्यादा कॉफी उत्पादित की जाती है। और उसके बाद और राज्य जो आते हैं आपके, केरल और तमिलनाडु, ये भी काफी उत्पादन में अन्य राज्य हैं। तो अगर कॉफी की बात करें तो कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों में सबसे ज्यादा भारत में कॉफी पैदा की जाती है।